एवरीवन, वेलकम टू केम स्टडी जोन। सो केमिकल काइनेटिक्स के इस लेक्चर नंबर 11 में हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की डेरिवेशन बता दी थी। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस किस तरीके से डिराइव किया जाता है। दो तरीके के हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस आए थे जब हम लोग दो केसेस के अंदर पढ़ते हैं इस चीज़ को। पहला केस हमारे पास क्या था, जब हमारे पास सेम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स थे तब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, और जब हमारे पास दोनों डिफरेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे तब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी। सो आज के इस लेक्चर में हम उसका ग्राफिकल एनालिसिस देखेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ वेरियस ग्राफ्स जो है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो जो दो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस आई थी हमारे पास वो क्या थी। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें, ये जो मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग केस मान के चले थे कि जब हमारे पास सेम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स माने जाएंगे। यानी कि हमारे पास क्या इक्वेशन थी इससे रिलेटेड कि ए और ए दोनों आपस में रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे। तो उस टाइम पे हमारे पास जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आई थी वो ये वाली आई थी, फर्स्ट वाली। ठीक है, और अगर मैं दोनों रिएक्टेंट्स डिफरेंट मान लूँ, जैसे ए प्लस बी मान लूँ और मैं प्रोडक्ट बना दूँ, तो उस टाइम पे जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी वो ये वाली बनी थी। ठीक है, 1/a-b नेचुरल लॉग ऑफ b a-x डिवाइडेड बाय a b-x दैट इज इक्वल्स टू kt। ठीक है, सो ये दो इक्वेशंस मैंने आपको बता दी थी इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। सो आज अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफिकल एनालिसिस करना। ग्राफिकल एनालिसिस में सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यही जो पहले वाली इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, 1/80 दैट इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे आएगा माइनस 1/a0 दैट इज इक्वल्स टू kt। ठीक है, सो अब हम ग्राफ किसके बीच में बनाएंगे। सबसे पहला ग्राफ हमारे पास बनने वाला है kt वर्सेस टाइम के बीच में। ठीक है, सो इसको 80 के हम यहाँ पे लिखेंगे 1/80, है ना। 80 वाला मैं बताता हूँ बाद में। तो पहले हम लिखेंगे 1/80 वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ। तो ये वाली जो इक्वेशन है, अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा क्या कर दूं, मोल्ड कर दूं, 1/80 दैट इज इक्वल्स टू kt प्लस 1/a0 हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगा दो, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c बन जाएगा। अब y एक्सिस की तरफ हम क्या रखेंगे, y एक्सिस की तरफ हम 1/80 रखेंगे और x एक्सिस की तरफ हम टाइम रखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे इंटरसेप्ट भी है और स्लोप हमारे पास पॉजिटिव है। तो अगर हमारे पास इंटरसेप्ट रहेगा तो यहाँ से ग्राफ कहीं से स्टार्ट हो रहा होगा, और स्लोप भी है कुछ ना कुछ, वो पॉजिटिव स्लोप है, तो इसका मतलब हमारे पास स्ट्रेट लाइन इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा ये वाला ग्राफ। ठीक है, और इसकी जो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, k इसकी स्लोप की वैल्यू है, और इसका जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, 1/a0। तो ये जो हमारे पास ग्राफ बन जाता है ये 1/80 वर्सेस टाइम के बीच में हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, जो कि सबसे पहले वाला ग्राफ है। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड। वो ये तो सिंपल हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही लगानी होती है, इसमें कोई वो वाला मंत्र नहीं है कोई और, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c ही लगाना है। ठीक है, अब सेकंड हम इसी का एक वेरिएशन देखते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे बना दूं, 80 वर्सेस 1/टाइम की फॉर्म में लिखना हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक बार आपके पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आ जाए आप उसको डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ्स भी हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में हम बना सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मेन ग्राफ आपको ये है कि एक ग्राफ आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया है उसमें कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, और वो बनाने के लिए आपको इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको कहा था याद रखने का भी कोई तरीका है ना, वो तरीके मैंने आपको बता रखे हैं पहले से भी, आप उनको समझें और लॉजिकली लिखने का प्रैक्टिस करें। बार बार डेरिवेशन करके देखने का इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। ठीक है, तो एक तो ग्राफ हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन का कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ याद रखना है। दूसरा जो ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है वो उसका हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ होता है। जो तीसरा ग्राफ होता है वो हमारा रेट और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ होता है, या रेट और टाइम के बीच का ग्राफ होता है। तो ये तीन ग्राफ समझने हैं, बाकी ग्राफ्स जो इसके अलावा जो ग्राफ्स आएंगे वो इन्हीं ग्राफ्स की इक्वेशंस को मोल्ड कर करके हमारे पास ग्राफ बन जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाला ग्राफ जो था वो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से मैंने डायरेक्टली ले लिया, है ना। 1/80 था माइनस 1/a0 दैट इज इक्वल्स टू kt, ये इक्वेशन थी मेरे पास। मैंने डायरेक्टली देखा y इज इक्वल्स टू mx, मेरे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लग रही थी, मैंने डायरेक्टली ग्राफ बना दिया।
बात आती है, मैंने 1/80 की बजाय मैंने वहाँ पे 80 कर दिया, और टाइम मेरे पास ऐसा था, मैंने 1 टाइम ले लिया। अब मैंने इक्वेशन को उल्टा करना है, इसकी फॉर्म चेंज करनी है। मैंने कहा ना, ग्राफ एक ही है, बस इसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बनाते जाओ, आपके पास अलग अलग तरीके के ग्राफ्स बनते चले जाएंगे। बस 3 ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ, टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ, और रेट और कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ। बाकी सारे ग्राफ्स इन्हीं से निकले हुए हैं, इन्हीं की इक्वेशंस को मोल्ड करके निकल जाएंगे ग्राफ्स। ठीक है, तो ये वाला जो सेकंड वाला ग्राफ है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को ही मैं मोल्ड करने वाला हूँ। देखो कैसे, मेरे पास है था 1/80 माइनस 1/A0 दैट इज इक्वल्स टू KT। ठीक है, ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/80 दैट इज इक्वल्स टू KT प्लस 1/A0। अगर मैं इस इक्वेशन को रिवर्स कर दूं, यानी कि ये डिवाइड में नीचे है ना 80, अब ये 80 चला जाएगा ऊपर, और KT ऊपर था, अब ये चला जाएगा नीचे, 1/KT बन जाएगा, प्लस अब A0 नीचे था, अब A0 चला जाएगा हमारे पास ऊपर, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे भी आप क्या लगा सकते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लगा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास ग्राफ कैसे बन जाएगा, इस पर्टिकुलर का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो वाई एक्सिस में 80 रखना था, और एक्स में हमारे पास 1 टाइम रखना है। इस साइड हमारे पास 80 आ जाएगा, और इस साइड हमारे पास 1/टाइम आ जाएगा। स्लोप कितनी है, 1/K, और इंटरसेप्ट कितना है, A0। स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी है कुछ ना कुछ, तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो इंटरसेप्ट आएगा वो A0 आ जाएगा, और इसकी जो स्लोप बनेगी वो कितनी आ जाएगी, 1/A आ जाएगी। देखो सेम यही ग्राफ है, बस इसकी स्लोप चेंज हो गई, इंटरसेप्ट चेंज हो गया, और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स थे वो हमारे पास थोड़े से चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहीं से बनी है ना, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ऊपर, ये वाली, ये इक्वेशन हमने कहाँ से बनाई है, फर्स्ट वाली इसी इक्वेशन को मोल्ड करके बना दिया। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड ग्राफ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने थर्ड ग्राफ की। ओके, सो थर्ड ग्राफ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ते हैं रेट वर्सेस, और साथ में हम लोग रेट के साथ हम कंसंट्रेशन का ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, अब रेट और कंसंट्रेशन, हमें पता है कि कोई भी सेकंड ऑर्डर जो रिएक्शन है, कोई भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, उसका जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। अगर मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास है सेम टाइप ऑफ रेक्टेंट्स हैं, ए प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसका जो हमारे पास रेट आ जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यानी कि रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के, और साथ में क्या बन रहा है, ए स्क्वायर। ए क्या थी, कंसंट्रेशन है, और आर क्या है, रेट है। तो रेट और कंसंट्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पे रेट और कंसंट्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं रेट को वाई मान लूँ, और यहाँ पे क्या क्या इक्वेशन बन जाएगी, वाई इज इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट विच इज के, कोई भी के कांस्टेंट ले लो या सी ले लो, कोई भी कांस्टेंट है हमारे पास, यहाँ पे जैसे के है तो चलो के ही रहने दो, और यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कौन सा होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है हमारे पास। ठीक है, ये जो इक्वेशन होती है पैराबोलिक इक्वेशन होती है। जैसे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, जैसे ही y इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर, एम एक्स स्क्वायर या कुछ भी के एक्स स्क्वायर, कोई भी कांस्टेंट है बीच में, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो ये हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन होती है, तो इससे जो ग्राफ आएगा वो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा हमारे पास। अच्छा, तो यहाँ पे ग्राफ कैसे बन जाएगा, तो यहाँ पे एक तरफ हमारे पास रहेगा रेट, और एक तरफ हमारे पास रहने वाला है ए का, ए के बीच में ग्राफ बनेगा, है ना। तो आर और ए के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ आर वर्सेस ए के बीच में बना रहा हूँ, ए स्क्वायर के बीच में नहीं बना रहा अभी मैं, अब मैं सिर्फ ए के बीच में बना रहा हूँ। ठीक है, अगर हम बड़े ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, मतलब आप अगर हम हमें ग्राफ बनाने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इसके वैल्यूज धीरे धीरे पुट करना स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास ये क्वेश्चन है, आर इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर, है ना, यहाँ पे क्या है, के ए स्क्वायर है ना। मैं आपको बताता हूँ कि ग्राफ हम किस तरीके से बनाते हैं। पहले आप ना ऐसे करें, ए को 0 पुट करें, जब मैं ए को 0 पुट करूँगा तो आर भी 0 आ जाएगा, तो पहला पॉइंट तो 0 0 ये वाला मिल गया। ठीक है, तो अगर मैं ए पुट करता हूँ 1 पुट करूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो आर भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, तो आर भी अगर 1 आ गया तो ये भी 1 आ गया।
ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट हमें कुछ यहाँ पे मिल गया है ऐसे करके। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ पे ए की जगह 2 पुट करता हूँ, तो 2 पुट करने पे मेरे पास आर कितना आ जाएगा 4। अगर मैं ए पुट करूँगा 2, ए पुट कर रहा हूँ मैं 2, आर आ रहा है मेरे पास 4। मतलब ये ग्राफ कुछ कहीं पे समथिंग लाइक यहाँ जा रहा है हमारे पास। मान लो यहाँ पे 4 है, तो 2 यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ग्राफ जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं ए पुट कर दूंगा यहाँ पे 3, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, यानी कि आर मेरे पास 9 आ गया और ए मेरे पास क्या था 3। ए मेरे पास यहाँ पे 3 था और आर मेरे पास आ रहा है समथिंग 9 यहाँ कहीं। ठीक है, तो ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसे जा रहा है ऊपर को। मतलब अगर मैं इसको सही ढंग से बनाऊं इस ग्राफ को, तो कैसे बनेगा, ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारे पास ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है और ये पैराबोलिक पाथ होता है, इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक कर्व, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं लगेगी, यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन लगेगी पैराबोलिक इक्वेशन बन रही है, तो पैराबोलिक कर्व ही हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बनाते हैं नेक्स्ट ग्राफ, थर्ड ग्राफ के बाद फोर्थ ग्राफ चलते हैं, है ना, थर्ड तो हो गया। फोर्थ ग्राफ हमारे पास यही रेट वर्सेस, अब कंसंट्रेशन के मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, मतलब डायरेक्टली क्या था मेरे पास, आर इज इक्वल्स टू के, के का स्क्वायर था। अब यहाँ पे आप इक्वेशन लगा दो, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, अब स्क्वायर को स्क्वायर के साथ ही हमने ग्राफ बनाना है, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे c तो 0 है, तो यहाँ पे अब जो ग्राफ बन जाएगा, अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इस तरीके से, क्योंकि अब हम a के स्क्वायर के साथ ग्राफ बना रहे हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना दें, अब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करेगा। अब हमारे पास ग्राफ जो है वो किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का बन जाएगा विद पॉजिटिव स्लोप। और स्लोप आपको पता लग गया, के जो है वो स्लोप है, इंटरसेप्ट इसका कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फोर्थ ग्राफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। आई होप आपको ये ग्राफ्स कैसे बनाने हैं ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिफ्थ ग्राफ देखते हैं। अब हम फिफ्थ ग्राफ बनाने वाले हैं रेट वर्सेस टाइम के बीच में, रेट वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ देखने का। ठीक है, तो हमें पता है क्या इक्वेशन थी हमारे पास, रेट इज इक्वल्स टू, अब रेट के साथ इक्वेशन को जो रिलेट करता है, मतलब कंसंट्रेशन और टाइम वाला तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन हो गया ना। तो जब भी कंसंट्रेशन और टाइम के साथ ग्राफ आए, हमेशा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को अपने दिमाग में सोच लेना। जब भी रेट वाला क्वेश्चन आ जाए, तो रेट के लिए तो आपको जनरल जो आप अब तक बेसिक्स पढ़ते आए हैं, है ना, उसकी डिफरेंशियल फॉर्म होगी, या थ्योरेटिकल रेट कैसे लिखते हैं, या इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, तो वो वाली चीज़ें जो है वो हम लोगों को यहाँ पे दिमाग में लेके आने की, रेट को हम सिंपल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो हमारे पास रेट लो एक्सप्रेशन होता है उसको याद कर लेना है यहाँ। तो यहाँ पे भी हम रेट लो एक्सप्रेशन ही लगा रहे हैं, रेट इज इक्वल्स टू के, और यहाँ पे ए का स्क्वायर है, पर यहाँ पे टाइम तो है नहीं। तो टाइम लेके आने के लिए मुझे पता है, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे जो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी वो ए की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी, और ये ए क्या होता है, एट एनी टाइम टी पे होता है। ठीक है ना, यहाँ पे ए जो है, यहाँ पे क्या है, किसी भी टाइम टी के ऊपर कितनी कंसंट्रेशन बची हुई है उसके ऊपर हमारा रेट डिपेंड करता होता है। तो आर इज इक्वल्स टू के ए टी का स्क्वायर, इसकी ए टी का स्क्वायर अगर हमें वैल्यू मिल जाए तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको ए टी वाला वैल्यू ऊपर निकाला हुआ है, ये पहले भी, ये देखो ये वाली इक्वेशन मैंने निकाली हुई है, ए टी इज इक्वल्स टू 1/kt प्लस ए नॉट, ये वाली इक्वेशन मैंने आपको निकाली। अब हम ए टी की डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, के क्या थी हमारे पास इक्वेशन, हाँ 1/kt, ठीक है, ये बन जाएगा 1/kt प्लस ए नॉट, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर हो जाएगा ना, 1/ए नॉट। ठीक है, इसका हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है तो ठीक है, आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो अगर आप बड़े ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टी आ रहा है,
है ना। टी जो है रेट का इन्वर्स रिलेशन में है। ग्राफ्स हमने बनाने हैं, हम इसको लॉजिकली भी बना सकते हैं, इतना हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये चीज़ समझ के रखो। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इस साइड मेरे पास टाइम है और इस साइड मेरे पास क्या है, रेट है। ठीक है, अगर मेरे पास इस तरीके से अगर मेरे पास इक्वेशन बन जाती है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेट और टाइम के बीच में, तो रेट और टाइम के बीच में जो हमारे पास रिलेशन है वो इन्वर्सली रिलेशन का है। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन हमारे पास यहाँ पे बेसिकली रहता है। अगर हमारे पास यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को कैसे बनाएंगे देखो। और वैसे भी अगर इन्वर्स रिलेशन भी है तो ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो किसी ना किसी फॉर्म में हमारे पास स्क्वायर आएगा बीच में। ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में हमारे पास टी के ऊपर स्क्वायर तो आना ही है। अगर मेरे पास टी के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, टी के ऊपर अगर हमारे पास स्क्वायर आ रहा है तो आप वैल्यूज पुट करके देख सकते हो। यहाँ पे कैसे देखेंगे, अगर मेरे पास, अगर मैं टी जीरो मान लेता हूँ, टी जीरो मानने पे अगर मैं यहाँ पे टी जीरो मान लेता हूँ, आप इमेजिन करके देखो, टी को जीरो पुट करके देखो। अगर ये वाली वैल्यू टी को जीरो पुट करते हैं सबसे पहले ना, तो यहाँ पे रेट क्या बन जाएगा, देखो रेट बन जाएगा हमारे, ये टर्म तो जीरो हो जाएगी और बचेगा क्या, ए नोट का स्क्वायर। इसका मतलब रेट हमारे पास ए नोट के बराबर आ गया, है ना। रेट हमारे पास ए नोट के, यानी कि जब टाइम जीरो होगा तब जो है मैक्सिमम रेट हमारे पास रहने वाला है वो होगा ए नोट के बराबर, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू ऊपर लाई कर रही होगी। और ये ग्राफ ऊपर से इस तरीके से डिक्रीजिंग बन जाएगा हमारे पास, इस तरीके से ग्राफ क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग। और ये स्केयर लगा है तो आपको इसको और भी शार्पली डिक्रीज करना है। ठीक है, ये ग्राफ्स होते हैं सिंपली हमारे पास, देखा ये हमारे पास क्या है, शार्पली डिक्रीज करोगे आप ऐसे करके। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई होगी। हमारे पास ये शार्पली डिक्रीज कैसे करना है, शार्पली डिक्रीज हम कैसे करते होते हैं, देखो यहाँ पे टी का हमारे पास क्या लगा है, स्केयर लगा है। ठीक है, रेट और टाइम के बीच में इन्वर्स रिलेशन है और टी का हमारे पास स्केयर है, तो स्केयर होके वो वैल्यू और ज़्यादा क्या हो जाएगी, शार्पली डिक्रीज करनी स्टार्ट कर देगी। स्केयर ना होता फिर आप थोड़ा ऐसे करके बना देते इस ग्राफ को, पर अभी हमारे पास क्या बन जाएगा, शार्पली डिक्रीज हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ है वो किसके बीच में बनने वाला है, 6th नंबर पे ग्राफ देखते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे ग्राफ्स बन सकते हैं, इसको जितनी मर्जी इक्वेशंस को चाहे आप मॉडिफाई कर लो। अगर मैं अब ग्राफ बनाना चाहूँ 80 वर्सेस टाइम के बीच में, 80 और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना चाहूँ तो हम कैसे बनाएंगे। देखो मैंने आपको जो ऊपर ग्राफ बताया था वो मैंने आपको 80 और वन बाय टाइम के बीच में ग्राफ बनाया था, 80 और 1 बाय टाइम के बीच में। लेकिन अगर हमने 80 और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना हो, सिंपल सी बात है, वही सेम हमारे पास इक्वेशन है, 1/80 माइनस 1/a0 दैट इज इक्वल्स टू के टी। इसी इक्वेशन को ही मॉडिफाई करना है, कुछ नहीं करना है हमारे पास। इसी इक्वेशन को अगर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे करेंगे, 1/80 दैट इज इक्वल्स टू के टी प्लस 1/a0 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a0 के टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय a0 दैट इज इक्वल्स टू 80। अब इसको उल्टा दो तो 80 का क्या आ जाएगा, a0 डिवाइडेड बाय a0 80 प्लस 1। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ 80 और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना चाहूँ, तो आप अगर पर ध्यान से देखोगे 80 और टाइम फिर हमारे पास इन्वर्स रिलेशन में है। अगर मैं टाइम की वैल्यू पहले जीरो, पहले मैंने कहा जब भी हमारे पास दो वेरिएबल्स जिसके बीच में ग्राफ बन रहे, पहले एक को जीरो पुट करो फिर उसको वन पुट करो, फिर देखो दूसरे की वैल्यू क्या आ रही है। सिंपल जो मैथ्स में ग्राफ बनाते हैं वैसे ग्राफ बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर मैं टी की जगह जीरो पुट करता हूँ तो मेरे पास 80 जो है वो ए नोट के बराबर आ जाएगी, यानी कि ये भी मैक्सिमम वैल्यू ए नोट आएगी। ए नोट कभी जीरो तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो ए नोट तो हमेशा मैक्सिमम रहेगा भाई, ग्राफ में ए नोट हमेशा मैक्सिमम रहता है। अगर मैं टी की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास कितना आंसर आ रहा है, ए नोट में कुछ ना कुछ। देखो आप टी की वैल्यू को जीरो पुट करोगे नीचे तो वो वैल्यूज कट जाएगी, जीरो ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है नीचे वो सारा जीरो हो जाएगा। सब सारा जीरो हो जाएगा तो हमारे पास ए टी जो है वो ए नोट के बराबर ही तो आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं टी की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ, अगर मैं क्या पुट कर रहा हूँ, टी की वैल्यू को 1 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये ए नोट अपॉन ए नोट ए प्लस 1 बन जाएगा। अब ए नोट तो ज़्यादा ही है, नीचे वाला जो ए नोट है वो तो ज़्यादा ही है,
और ऊपर से आप रेट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी, फिर आप उसमें प्लस कर रहे हो तो वैल्यू और भी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि ये जो नीचे वाली टर्म है ये ज़्यादा है। अगर नीचे वाली टर्म ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आंसर आपके पास, जब ऊपर वाली टर्म के साथ जब आप डिवाइड करोगे, ऊपर वाली टर्म को नीचे के साथ डिवाइड करोगे, नीचे वाली टर्म ज़्यादा है तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, कुछ ना कुछ पॉइंट्स में आंसर आएगा, यानी कि वैल्यू तो डिक्रीज करेगी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास इस तरीके से क्या कर जाएगी, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन स्क्वायर नहीं लगा था इस करके मैं शार्पली डिक्रीज नहीं कर रहा, मैं इस तरीके से डिक्रीज कर रहा हूँ। बस एक ऊपर वाले ग्राफ में और नीचे वाले ग्राफ में यही अंतर है कि इसमें थोड़ा शार्पली डिक्रीज होगा, ठीक है, और नीचे वाले में थोड़ा इतना ज़्यादा शार्पली डिक्रीज नहीं होगा बिकॉज वो स्क्वायर नहीं लगा है इसके साथ। ठीक है, तो ये ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस हमारे पास सिंपल से रहते हैं। एक ग्राफ हम लोग, ये जो हमने अब तक ग्राफ्स बनाए हैं, यहाँ पे हम ये कंसिडर करके चले हैं जब हमारे पास सेम काइंड ऑफ रेक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। एक ग्राफ थोड़ा सा दूसरे वाला ग्राफ ही बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन मैंने आपको ऊपर लिखी हुई थी ये वाली, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं एज सच कॉपी कर लेता हूँ नीचे, फिर मैं बताता हूँ इसमें कैसे ग्राफ बनाना है इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रही थी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में सिंपली हमारे पास ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे x जो है वो t के बराबर आ गया और y जो है वो ये सारा जो है वो y के बराबर आ गया। सो यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा वो कैसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें बन जाएगा, इस एक्सिस की तरफ मैं रखूंगा 1/a-b इंटू नेचुरल लॉग ऑफ b a-x डिवाइडेड बाई b-x। और यहाँ पे एक तरफ मेरे पास टाइम है और ये हमारे पास इस तरीके से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाएगी जिसकी स्लोप जो होगी वो आपको रेट कांस्टेंट k की वैल्यू देने वाली है। ठीक है, रेट कांस्टेंट k की वैल्यू हमें स्लोप से मिल जाएगी और इसका इंटरसेप्ट तो कुछ है नहीं, इस करके ये वाला जो ग्राफ है वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर का ग्राफ बन जाएगा। लेकिन ये ग्राफ तब बनेगा जब हमारे पास दोनों रेक्टेंट्स डिफरेंट, ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस जिसके अंदर हमने वेरियस काइंड ऑफ ग्राफ्स बनाए। अगर कोई इसके अलावा हमारे पास ग्राफ्स रह, जैसे एक टी हाफ का ग्राफ रह गया हमारे पास, एक टी हाफ का ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। एक टी हाफ का एक ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी सारे तो इसी से ग्राफ बन जाते हैं। टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इसका ग्राफ देखते हैं। अच्छा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में जो हमारे पास टी हाफ आता है, कितना आता है हमारे पास टी हाफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में, टी हाफ दैट इज इक्वल्स टू कितना, हमारे पास इक्वेशन क्या रहती है इसकी, 1/k ए नोट जो है वो हमारे पास इक्वेशन रहती है इसकी। अब टी हाफ और ए क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। अब ये तो इन्वर्स रिलेशन है, तो इन्वर्स रिलेशन वाले ग्राफ्स तो फिर आपको पता लग गए होंगे कि किस तरीके से बनाना है आपको। इस तरफ ए नोट आ जाएगा और इस तरफ हमारे पास आ जाएगा टी हाफ, टी हाफ, और इस तरफ आ जाएगा ए नोट। तो ये भी हमारे पास कैसे ग्राफ बन जाएगा इसका, इसका ग्राफ पर बन जाएगा हमारे पास डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग। ठीक, ये वाली इंपॉर्टेंट बात थी हमारे पास। इस तरीके से हम इसका टी हाफ और कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ बना सकते हैं। अब आप चाहे कि इसको मॉडिफाई, बस 3 ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, एक हाफ लाइफ का ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, एक रेट का कंसंट्रेशन के साथ, और एक कंसंट्रेशन का टाइम के साथ। कंसंट्रेशन के टाइम के साथ ग्राफ इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन याद कर लेना,
रेट और कंसंट्रेशन के ग्राफ में आपको जनरल जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसको याद कर लेना। टी हाफ के अंदर आपको टी हाफ का डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाकी जितने भी ग्राफ्स हैं वो इन्हीं 3 इक्वेशंस को मॉडिफाई करके, ठीक है, डिवाइड करके, कुछ मल्टीप्लाई करके, काट पीट के आपके पास नए तरीके की इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन के बेसिस पे आप इनके ग्राफ्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला ग्राफिकल एनालिसिस हमारे पास खत्म होता है, जहाँ के अंदर हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की काफ़ी ज़्यादा ग्राफ्स बना लिए हैं। ठीक है, ऐसे मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर के भी समझा रखे हैं और जीरो ऑर्डर के ग्राफ्स भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता रखे हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अब हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर की ढेरों सारी एग्जाम्पल्स करवाई, उनमें मैंने आपको बताया भी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को किस तरीके से हम मॉडिफाई करके नई वॉल्यूम की टर्म्स में लिख सकते हैं, प्रेशर की टर्म्स में लिख सकते हैं, या फिर हम लोग रोटेशन की टर्म्स में लिख सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही हम सेम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में करेंगे, पर हम सिर्फ 2 ही एग्जांपल्स यहाँ पे करने वाले हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। एग्जांपल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट भी है ना, कुछ ना कुछ एग्जांपल्स हमें पेपर में तो एग्जांपल्स ही आएंगे, हमें उसका एग्जांपल के साथ हमें इसका डाटा गिवन होगा। हम लोगों को पता करना होता है कि सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या होगा, या फिर जो भी आपको पूछा गया होगा क्वेश्चन में। तो बेसिकली अगर आपको एग्जांपल डायरेक्टली ही याद है तो हमें डायरेक्टली क्विकली पता कर सकते हैं कि हाँ भाई ये एग्जांपल सेकंड ऑर्डर की थी। ठीक है, तो तभी मैंने आपको हर एक एग्जांपल बता रहा हूँ और हर एक एग्जांपल के साथ उसका फॉर्मूला भी ड्राइव करके सिखा रहा हूँ। तो बेसिकली हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस में सबसे पहले हम गैस फेज के अंदर एक एग्जांपल पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था फर्स्ट कोई भी रिएक्शन हमारे पास या तो गैस फेस में होगी या सोल्यूशन फेस में होगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास सबसे पहले जो गैस फेस रिएक्शन है जिसके अंदर हम डीकम्पोजिशन ऑफ एस्टेल्डिहाइड, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ एस्टेल्डिहाइड हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड हो सकता है, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन हो सकता है। ये सारी एग्जांपल सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की हैं। जो मैंने बोली आप इनको नोट भी कर सकते हैं। एस्टेल्डिहाइड की डिकम्पोजिशन, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O, ठीक है, उसकी डिकम्पोजिशन, ओजोन O3 की डिकम्पोजिशन और क्लोरीन मोनोऑक्साइड की डिकम्पोजिशन। ये सारी एग्जांपल्स गैस फेज की सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की हैं। उसमें से मैं आपको एक डिकम्पोजिशन एस्टेल्डिहाइड की बताने लगा हूँ। ठीक है, हम इसको प्रेशर की टर्म्स में लिखेंगे। अब आपको पता लग गया होगा मैं इसको प्रेशर की टर्म्स में क्यों लिखने वाला हूँ, बिकॉज सारी के सारे जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं और जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं वो गैस फेस में, और गैस फेस में अगर सारी चीज़ें गैस फेस होती हैं तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है और वहाँ पे प्रेशर टर्म्स जो होती हैं वो ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाती हैं। ठीक है, जब एक आधा सोल्यूशन हो और साथ में कुछ गैस निकल रही हो तब हम वॉल्यूम की टर्म्स में लिख देते हैं, लेकिन अभी सारी ही गैस फेस है तो हमें इसको प्रेशर की टर्म्स में लिखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सब समझा चुका हूँ। अभी तो आपकी प्रैक्टिस करने की बारी है कि हम इसको किस तरीके से जो फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा है उसको हम कैसे यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हम लोग डीकम्पोजिशन ऑफ एस्टेल्डिहाइड जो है वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वही सेम कहानी है जो हमने पीछे पढ़ के आए, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब लॉजिकली आंसर देना है और लॉजिकली हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लेना है। ठीक है, तो एस्टेल्डिहाइड का पहले फॉर्मूला क्या होता है। एस्टेल्डिहाइड होता है CH3C, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा C∼H, और ये गैस फेस में है। इसकी जब हम डीकम्पोजिशन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा मीथेन एज अ गैस, प्लस यहाँ पे निकलने वाले है कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ गैस। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आता है एस्टेल्डिहाइड रहता है। तो इसकी थर्मल डीकम्पोजिशन करी हमने 721 केल्विन के ऊपर, जहाँ पे हमारे पास मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बन जाती है। सेम वही कहानी है, जब स्टार्टिंग में टाइम 0 होगा, जब अपने रिएक्शन अभी स्टार्ट ही करी होगी, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका होगा, एस्टेल्डिहाइड का ही प्रेशर होगा मीडियम में। अब बीकर में इमेजिन करके चलो ना, वही एस्टेल्डिहाइड पड़ा है, नीचे से आप थर्मल डीकम्पोजिशन कर रहे हो, अभी तक कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, स्टार्टिंग में कोई मीथेन नहीं बना, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बना, जो प्रेशर होगा वो सिर्फ एस्टेल्डिहाइड के गैसियस मॉलिक्यूल्स का ही प्रेशर वहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर में PI मान के चलता हूँ, इस टाइम पे इनका प्रेशर दोनों का क्या हो जाता है 0 हो जाता है।
आई होप। और यहाँ पे आपको ये समझ आ गया होगा कि टोटल प्रेशर जो है वो सिर्फ पी आई के ही बराबर है इस पर्टिकुलर चीज़ में, जो टोटल प्रेशर रहेगा उस बीकर का, क्योंकि हम तो टोटल प्रेशर मेजर कर पाएंगे ना। गैसेस तो सारी मिक्स हो जाएंगी, फिर से वही कहानी, गैसेस सारी मिक्स हो जाएंगी, होमोजीनियस मिक्सचर बन चुका है, तो हम तो सिर्फ टोटल प्रेशर ही वहाँ पे क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे। इंडिविजुअल गैस का प्रेशर मेजर करना पॉसिबल नहीं होगा, सारी गैसेस मिक्स हो चुकी हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखते हैं किसी भी टाइम टी के ऊपर जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा। प्रेशर में से कुछ हिस्सा खत्म हो जाएगा एस्टेल्डिहाइड का, और जितना खत्म होगा उतना प्रेशर मीथेन का बन जाएगा, और उतना ही प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड का बन जाएगा। अब इस केस में जो टोटल प्रेशर आएगा, इस केस में जो टोटल प्रेशर आएगा वो इन सारे प्रेशर्स का सम होगा। कितना एस्टेल्डिहाइड बचा है उसका प्रेशर, कितना मीथेन बना है उसका प्रेशर, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड बना है उसका प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, सारे प्रेशर्स को ऐड कर लूँगा, P माइनस पी प्लस पी फिर प्लस पी, और ये कितना, एक पी से एक पी हमारे पास कट जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा पी आई प्लस पी, और ये बन जाएगा पी टोटल। आपको पता है टोटल प्रेशर आप मेजर कर सकते हो बीकर का। ठीक है, और जो पी आई है, पी आई होता है इनिशियल प्रेशर, तो इनिशियल प्रेशर भी आप मेजर कर सकते थे। क्यों, कैसे कर सकते थे, क्योंकि जब अपनी रिएक्शन अभी स्टार्ट ही करी होगी तो आप एस्टेल्डिहाइड का प्रेशर मेजर करके रख लो स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो खत्म होता जाएगा, तो स्टार्टिंग का प्रेशर तो आप मेजर कर ही सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे कौन सी कोई मीथेन बनी होगी या कार्बन मोनोऑक्साइड बनी होगी, उस टाइम पे नहीं बना होगा। तो स्टार्टिंग में तो एस्टेल्डिहाइड का प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम दो क्वांटिटीज मेजर कर सकते हैं। पी को मेजर नहीं कर सकते तो हम पी को इन दोनों की टर्म्स में लिख देंगे। तो पी कैसे लिख देंगे, पी टोटल माइनस पी आई, तो ये मेरे पास जो है वो प्रेशर आ जाएगा। ये प्रेशर मीथेन का भी हो सकता है, ये प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड का भी हो सकता है। द थिंग इज, आपको बस ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। अब आप देख सकते हो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है ना, ये बात मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। स्टोइकियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम आगे जाके यूज़ करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमने वहाँ पे हम क्या करके आए हैं, अभी फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में हम करके आए कि फर्स्ट ऑर्डर की एक्सप्रेशन लगाई थी हमने, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने फर्स्ट ऑर्डर का लगाया था। अभी यहाँ पे हम सेकंड ऑर्डर का लगा देंगे, कोई फर्क नहीं है, बस सेकंड ऑर्डर के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा सोचने की, अगर आपको पीछे वाला क्लियर है, फर्स्ट ऑर्डर रेट एक्सप्रेशंस को जब हमने प्रेशर की टर्म्स में लिखा था, अगर आपको वो चीज़ क्लियर है तो ये डेफिनेटली ये वाली चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। तो क्या इक्वेशन थी हमारे पास, 1/80 माइनस 1/A0 दैट इज इक्वल्स टू KT। अब मैंने यही वाली इक्वेशन क्यों लगाई है, द थिंग इज वेरी सिंपल। अगर आप यहाँ पे एस्टेल्डिहाइड वाले एग्जाम्पल को देख रहे हैं, सबसे पहले डाउट जो आपके दिमाग में आया होगा, जब पता नहीं आया भी होगा कि नहीं आया होगा, कि एस्टेल्डिहाइड का तो सर आपने एक ही मोल यूज करा है, आप कैसे बोल सकते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ना। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो ये तो किसने सोचा ही, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, पर एस्टेल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, तो ये कैसे सेकंड ऑर्डर हो गया, फिर तो ये फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए था। पर यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स एस्टेल्डिहाइड के आपस में कोलाइड करते हैं, जब एक एस्टेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आएगा, दूसरे एस्टेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आएगा, दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, तो इस इक्वेशन के आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एस्टेल्डिहाइड, ट्वाइस ऑफ मीथेन और ट्वाइस ऑफ CO जो है वो हमारे पास यहाँ पे बनने वाला है। सबके आगे आपको 2 लगाना पड़ेगा। द थिंग इज, यहाँ पे हमारे पास एस्टेल्डिहाइड वाली रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, फिर जाके ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन लगेगी। अब सेकंड ऑर्डर की इक्वेशंस भी हमारे पास दो थी, उसमें से कौन सी लगेगी वो आप मॉलिक्यूल को देखो, एस्टेल्डिहाइड दोनों सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, एक एस्टेल्डिहाइड दूसरे एस्टेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, दोनों सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी लगेगी, 1/80 माइनस 1/A0 दैट इज इक्वल्स टू KT, दूसरी वाली नहीं लगेगी। ठीक है, अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि यहाँ पे 80 क्या है, किसी भी टाइम t के ऊपर कितनी कंसंट्रेशन एस्टेल्डिहाइड की बची है। अब अगर मैं कंसंट्रेशन को प्रेशर बोल दूं कि कितना प्रेशर एस्टेल्डिहाइड का है किसी भी टाइम t के ऊपर, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कितना है हमारे पास प्रेशर, वो कितना है, PI माइनस P ही तो है ना, ये वाला जो प्रेशर टर्म है किसी भी टाइम t के ऊपर, ये वाली टर्म यही तो है हमारे पास 80 के बराबर। कितना कंसंट्रेशन बचा होगा, वो यही तो है, PI माइनस P, कितना प्रेशर उसमें से खत्म हो गया, और इनिशियल में से जितना खत्म हो गया उतना बच जाएगा हमारे पास माइनस करके। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1/A0, A0 कितना था मेरे पास, PI,
दैट इज इक्वल्स टू के टी। तो आप इसको सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम वगैरह ले लो, ये बन जाएगा पी आई माइनस, यहाँ पे क्या है पी आई माइनस पी डिवाइड बाय नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास पी आई माइनस पी इंटू पी आई। ठीक है, ये बन जाएगा दैट इज इक्वल्स टू के टी, इस तरीके से बन जाएगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाली टर्म को ओपन कर लेंगे। सो पी आई माइनस पी आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन, यहाँ पे क्या बन जाएगा पी आई माइनस पी और साथ में क्या हो जाएगा पी आई, दैट इज इक्वल्स टू के टी। अगर मैं इसको देखो, ये ऊपर वाला चीज़ कट जाएगी और ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी पी अपॉन पी आई माइनस पी इंटू पी आई दैट इज इक्वल्स टू के टी, यह टर्म बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, अगर हम देखें कि ये वाला जो प्रेशर है P, इसको मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये एक नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या वैल्यूज पुट करने वाले हैं, इसकी जगह पे हम लोग वैल्यूज पुट करने वाले हैं जो मैंने आपको ऊपर अभी लिखवाई थी, ये वाली P की जगह पे पी टी माइनस पी आई जो है वो हम पुट कर देंगे, क्योंकि वो मेजरेबल क्वांटिटी बन जाती है। तो यहाँ पे हम इसको वैल्यू कैसे पुट करने वाले हैं देखो, तो ये चीज़ बन जाएगी के टी इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पी टी माइनस पी आई डिवाइड बाय, और यहाँ पे क्या है पी आई माइनस माइनस के अंदर पुट करेंगे पी टी, माइनस माइनस को मैं सीधा प्लस लिख रहा हूँ पी आई, और ये ब्रैकेट के अंदर था और साथ में क्या था बाहर पी आई, डेट इज इक्वल्स टू, सॉरी इसको इक्वल टू मैंने पहले डाल देता है तो ये नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी P टोटल माइनस P इनिशियल डिवाइड बाय यहाँ पे क्या बन जाएगा 2P इनिशियल माइनस P टोटल, और साथ में क्या बन जाएगा P आई। तो ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे बन के आ चुकी है इस तरह से। ठीक है, सो ये जो इक्वेशन हमारे पास बन के आई है, सो ये हमने लिख दी प्रेशर की टर्म्स में, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को प्रेशर की टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, तो ये एस्टैल्डिहाइड वाले एग्जांपल में हम लोग इस तरीके से इसको लॉजिकली तरीके से इसको सॉल्व करके ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लेके आ सकते हैं, पी टोटल माइनस पी इनिशियल डिवाइड बाय 2P इनिशियल माइनस पी टोटल इंटू पी इनिशियल। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन आ जाती है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारे पास गैस फेज के अंदर हमने एक एग्जांपल कर ली। ऐसे ही सेम हम एक एग्जांपल करने वाले हैं सोल्यूशन फेज में। सोल्यूशन फेज में जो हम एग्जांपल करेंगे वो हम लोग करेंगे सेपोनिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर। सेपोनिफिकेशन का मतलब होता है जैसे एस्टर होता है उसकी हाइड्रोलिसिस करना। हाइड्रोलिसिस करके हमारे पास एस्टर किससे बना होता है, एसिड और अल्कोहल से। तो जब हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो दोबारा एसिड और अल्कोहल पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है। हमारे पास कोई भी एक एस्टर है, लेट अस सपोज मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O O ET। ठीक है, ये क्या है, ये इथाइल, जो ऑक्सीजन के आगे लगा होता है उसको पहले लिखना है इथाइल। अब ये क्या बन गया, एसीटेट। तो ये बन गया इथाइल एसीटेट। हमारे पास एक एस्टर है जिसकी मैंने हाइड्रोलिसिस करनी है, बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। NaOH की प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलिसिस करके हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे OH बना देते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि मीडियम हमारे पास बेसिक है तो OH तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे OH नहीं बनेगा, यहाँ पे ONA बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन जाता है सोडियम एसीटेट। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट प्लस यहाँ पे इथेनॉल अलग हो जाएगा। तो ये क्या बन जाता है, सोडियम एसीटेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथेनॉल अलग हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास एक तरह से बेसिक हाइड्रोलिसिस हम कर रहे हैं, सेपोनिफिकेशन कर रहे हैं एस्टर की। एस्टर को ब्रेक करके हम
कन्वर्ट कर रहे हैं, एसिडिक पार्ट और अल्कोहलिक पार्ट अलग कर दिया। एसिडिक पार्ट इस करके हमारे पास OH नहीं आया बिकॉज मीडियम में बेस प्रेजेंट था, और कार्बोक्सिलिक एसिड का H जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, तो बेस H लेके निकल जाएगा और यहाँ पे हमारे पास सोडियम एसिटेट सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया एक तरह से सोल्यूशन फेज के अंदर सैपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर। इसके अंदर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, जैसे एक इथाइल एसीटेट है और एक NaOH है। ठीक है, ये दो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब बात ये है कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है ना, ये कोई हमारे पास रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम लोग बेस का यूज़ कर रहे हैं इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस करने के लिए। अब यहाँ पे हमें टाइट्रेशन वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा भाई। ठीक है, यहाँ पे हमें टाइट्रेशन वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। टाइट्रेशन यानी कि हमें इसको वॉल्यूम की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। सोल्यूशन है ना, प्रेशर की टर्म्स में तो लिखेंगे नहीं, अब इसको वॉल्यूम की टर्म्स में लिखेंगे। अब स्टार्टिंग में इथाइल एसीटेट था और इधर आपने NaOH डालना है उसके अंदर, उसको करने के लिए, सपोनिफाई करने के लिए। स्टार्टिंग में कितना NaOH ले रखा है वो आप निकाल सकते हो कि एसिड के साथ आप उसको टाइट्रेट कर सकते हो। NaOH तो यूज़ कर रखा है, तो अब टाइट्रेशन किसके साथ करनी है हमने, एसिड के साथ। तो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए पहले तो एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही होती है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एसिड स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। अब एसिड का इनिशियली जितना कंसनट्रेशन मान लो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH के लिए यूज हो जाएगा, वो इनिशियल कंसनट्रेशन कितनी है, Vi। सो लेट अस सपोज मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ Vi, दैट इज नोन एज एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एसिड। सो इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास एसिड का कितना है, ये चीज़ हम लोग कहाँ से पता लगेगा हमें, हम लोग इस तरीके से यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि जितना हम लोग स्टार्टिंग में एसिड यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, वो हमें कितना हेल्प करेगा पूरे बेस को न्यूट्रलाइज करने में। तो स्टार्टिंग में तो पूरा NaOH पड़ा होगा और स्टार्टिंग में एसिड भी होगा। अब पहले आप एक बार देख लो कि उसको न्यूट्रलाइज करने में कितना एसिड का कितना वॉल्यूम यूज़ हो रहा है। स्टार्टिंग में हम ये देख सकते हैं, और जितना वॉल्यूम यूज़ होगा, जितना वॉल्यूम एसिड का यूज़ हो जाएगा, उतने वॉल्यूम से आपको पता लग जाए कितना NaOH है। अब जितना NaOH होगा उतना ही तो इथाइल एसीटेट होगा, बिकॉज रिएक्शन ये बैलेंस्ड है, तो सबके 1 1 मोल है। अगर हमारे पास मान लो 10 ml एसिड का यूज़ हो गया इस NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मान लो ये NaOH था मेरे पास, अब मान लो कि 10 ml ही NaOH था, 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 ml एसिड की ज़रूरत पड़ी। 10 ml एसिड ने 10 ml NaOH को कर दिया, तो इसका मतलब 10 ml अगर NaOH था स्टार्टिंग में, तो 10 ml ही इथाइल एसीटेट का वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ऐसे है कि हम लोग स्टार्टिंग में जो हमारे पास कंसनट्रेशन आएगी, एसिड कितना यूज़ हो रहा है, वो हमें इनिशियल कंसनट्रेशन बता देगा इथाइल एसीटेट की। सो Vi इनिशियल वॉल्यूम है एसिड का, जो कि हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, स्टार्टिंग में A0 के। ठीक है, तो ये हमारे पास Vi बन जाएगा। अब उसके बाद मान लो विद इन रिएक्शन चलना स्टार्ट हो गई, किसी भी टाइम t के ऊपर लिखते हैं। अब मान लो विद इन हमारे पास रिएक्शन चलना स्टार्ट होगी। अगर हमारे पास विद इन रिएक्शन चलना स्टार्ट हो चुकी है, तो कुछ ना कुछ टाइम के बाद हमारे पास इथाइल एसीटेट खत्म हो गया होगा, कुछ NaOH भी खत्म हो गया होगा। अब जितना NaOH मीडियम में बचा होगा, मान लो हमने किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद निकाल के देखा उस सोल्यूशन में से, उसको टाइट्रेट करा, अब वॉल्यूम कम यूज़ होगा। मान लो हमने वॉल्यूम यूज़ करा 4 ml, 4 ml एसिड का अगर वॉल्यूम यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब 4 ml NaOH वहाँ पे बचा होगा। 4 ml का मतलब है कि 4 ml इथाइल एसीटेट बचा होगा। समझ आया? पहले स्टार्टिंग में 10 ml HCl था, 10 ml HCl ने 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज कर दिया कम्प्लीटली। 10 ml का मतलब है कि इथाइल एसीटेट भी अपने 10 ml लिया होगा, बिकॉज सबका मोलर रेशो सेम है 1 1 1 1। ठीक है, तो इससे आपको पता लग गया, एसिड के वॉल्यूम से आपको पता लग गया कि इथाइल एसीटेट कितना था, पहली बात। दूसरी बात, अब मान लो किसी भी टाइम t के ऊपर हमारे पास एसिड का वॉल्यूम यूज़ हुआ, आपने 5 ml निकाल के देखा, आपके पास एसिड का वॉल्यूम मान लो 3 ml यूज़ हो गया एसिड का। 3 ml अगर मेरे पास एसिड यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे 3 ml NaOH यूज़ हुआ होगा। एसिड के वॉल्यूम से आपको ये पता लग गया कि 3 ml NaOH यूज़ है, 3 ml NaOH है बचा हुआ उसके अंदर, 3 ml NaOH बचा हुआ होगा, तभी तो वो उससे टाइट्रेट होकर न्यूट्रलाइज करेगा ना उसको। अब 3 ml NaOH बचा है, इसका मतलब 3 ml इथाइल एसीटेट उस टाइम पे बचा होगा जिस टाइम पे आपने वो टाइट्रेट करना स्टार्ट करा होगा। तो जाने कि ये जो Vt है वो डायरेक्टली आपको क्या बता रहा है, वेयर इज माई पेन। तो जो Vt है हमारे पास, वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है वॉल्यूम ऑफ एसिड एट एनी टाइम
80, ये किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ये 80 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। किसी भी टाइम टी के ऊपर कितनी कंसंट्रेशन बची होगी वो एसिड के वॉल्यूम से पता कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस प्लस करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल ही हमारे पास। अब हमें पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बनेगी। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 1/80 माइनस 1/A0 डेट इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, KT के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं सोचता हूँ 1/VT माइनस 1/V इनिशियल डेट इज इक्वल्स टू KT। A0 V इनिशियल के बराबर है और AT VT के बराबर है। अब इसका एलसीएम ले लो, ये क्या बन जाएगा, VI माइनस VT डिवाइडेड बाय VT इंटू V इनिशियल डेट इज इक्वल्स टू KT। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। लेकिन अब हमने अगर इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे आ गई है VI, जस्ट वेट, हाँ, सो ये बन गया हमारे पास VI माइनस VT अपॉन VT इंटू VI डेट इज इक्वल्स टू, आ तो गई हमारे पास इक्वेशन, यही तो है हमारे पास इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करें, वॉल्यूम की टर्म्स में हमने लिख दिया सेकंड ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन को। ठीक है, सो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स थी। इन दो एग्जांपल्स के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, कि तो स्पॉनिफिकेशन के बारे में और एक एसिटाल्डिहाइड की डीकम्पोजिशन के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस है ये हमारे पास खत्म होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, इस लेक्चर तक हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस को भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सीखने वाले हैं। सो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।